प्रोफेसर अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी को साल भेंट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे प्रोफेसर वीरेंद्र यादव जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करेंगे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी। अब माननीय जी सम्मानित करेंगे श्री गुणवीर राणा जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी मूर्धन्य साहित्यकारों को साल भेंट करके पुरस्कृत कर रहे हैं। दरअसल हिंदी का और समाजवादी आंदोलन का एक गहरा और प्रगाढ़ रिश्ता रहा है और जब जब आजाद भारत में हिंदी की याद आती है उसे आयु में छोटे हैं अखिलेश जी, तो प्रिय भाई कहना चाहिए तो मुझे, लेकिन पद की गरिमा को देखते हुए आदरणीय अखिलेश जी कहना ही शोभा देता है। और आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे मित्र वीरेंद्र यादव जी, मंच पर आसीन जी वर्ग और सामने बैठे मेरे दोस्तों, लोग पानी पी पी कर कोसते हैं, मैं पानी पी पी कर बोलता हूं। इसका कारण है पान खाने की वजह से।
संक्षेप में ही बोलना है। प्रोफेसर लोग संक्षेप में बोल नहीं पाते। उनका कम से कम 45-50 मिनट लेक्चर देना पड़ता है क्लास में, फिर भी घड़ी उतार कर रख दे रहा हूँ। पालन कर पाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ हेज जी का और उनकी पूरी टीम का कि इस अवसर पर मुझे याद किया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं बहुत ही आभारी हूँ। इससे पूर्व भी मुझे पुरस्कार, अवार्ड, सम्मान लखनऊ मिल चुके हैं। कभी मैं गिन रहा था तो आज आधा दर्जनवा है, 5 से पहले मिल चुके हैं। अभी याद दिलाया राही बासुला के नाम पर जो है वो भी आया, लेकिन वो जाहिर है कि मेरे साहित्य से संबंधित था। आज का पुरस्कार मेरे लिए विशेष इसलिए है कि यह केवल साहित्य का सम्मान नहीं है, केवल एक साहित्यकार का सम्मान नहीं है, बल्कि एक जो मुझे पत्र मिला था गिरीश जी का, उसमें जो भाषा है उसकी देखा मैंने कि साझी विरासत और समरसता का जो समाज है, यह सम्मान उस समरसता के लिए है, उस साझी संस्कृति के लिए है, इसलिए यह विशिष्ट है। थोड़ी बात तो करूंगा। एक ऐसी बात से शुरू करता हूं जी। यादव जी ने एक प्रयोग किया यहाँ पर, इसका प्रयोग बहुत हुआ है। हाँ, एक और बात बोल लूं पहले ही। आजकल भाई पता नहीं किस बात से, किस शब्द से, पता नहीं किस व्यक्ति की भावना का पता नहीं कौन सा अंश जो है वो चोट पहुंच जाती है उसको, और बाद में फिर क्षमा भी मांगते रहो तो कुछ नहीं होता, कभी कभी तो जेल भी जाना पड़ जाता। तो अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, कोई ऐसा शब्द हो, तो पहले से ही मैं माफी मांग ले रहा हूं उसके लिए। मेरे यादों में ये जो साझी संस्कृति है उसके लिए एक शब्द युग का प्रयोग किया, गंगा जमुनी संस्कृति। इसको लेकर मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। यही तो खतरा है, कोई बुरा मान सकता है। ये पता नहीं कि ये जलता नहीं, मुझे ये जचता नहीं। अब इधर आओ थोड़ा लगने लगा है ज्यादा, और उसका कारण है गंगा भी हिमालय से निकलती है, यमुना भी निकलती है, दोनों नदियां महान है, दोनों नदियां महान है। लेकिन ये कैसा समन्वय है, कैसा मिलन है कि प्रयागराज में जाकर जब यमुना और गंगा का संगम होता है तो आगे यमुना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, केवल गंगा गंगा ही रहती है। ध्यान दीजिए, कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है कि यमुना कुछ दूर तक ही आगे बढ़े, फिर वो गंगा में इस प्रकार समाहित हो कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। केवल गंगा ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गंगा यमुना दो देश की दो महान संस्कृतियां हैं।
दो समन्वित। मुझे यह जानकर अच्छा लगा भी, मैं पिछले शिमला गया था तो वहां हिमाचल प्रदेश में दो नदियों का संगम होता है। वहां भी एक का नाम है चंद्र, एक का नाम है भागा, और जहां से समन्वय होता है उसके आगे उस नदी का नाम पड़ता है चंद्र भागा। वहां में चंद्र समाप्त है तो यहाँ भागा समाप्त है, यहाँ यमुना। तो ऐसे में ये साझी संस्कृति अधिक सार्थक लगता है। दोस्तों, जल्दी है तो निकल रहा है, निकल जाएंगे, जिसको निकलना है निकल जाए। मान हमको भी निकलना है, दिमाग से मुझे भी जल्दी निकलना है। देखिए, एक दो बात तो बहुत जरूरी है कहनी ही। मुझे एक पीड़ा निरंतर झेलनी पड़ी है, और वो पीड़ा क्या है? मुसलमान होते हुए भी हिंदी का विद्वान, मुसलमान होते हुए भी हिंदी का साहित्यकार। क्या अर्थ है इसका? मैं एमए करने के बाद जब जब नौकरी कहीं जाता था इंटरव्यू देने, तो पहला प्रश्न मुझसे पूछा जाता था कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया? अब ऐसे क्या जवाब दूं? जब कई बार ये प्रश्न कई स्थानों पर पूछा गया तो एक जगह झल्ला गया, मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो होना नहीं है, क्या दब उठकर जवाब देना है। जब मुझसे पूछा गया कि आपने मुसलमान होते हुए भी हिंदी में एमए क्यों किया, तो मैंने जवाब दिया कि इसलिए किया कि अपने संस्कृत में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। अब रहस्य इसके पीछे हम जानते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है, मुसलमानों की भाषा तो उर्दू है। और ये जो फैलाया गया था झगड़ा, जाहिर है कि हम कहते हैं अंग्रेजों ने फैलाया, ठीक है ये बात, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पूर्णतः सत्य नहीं है कि फैलाया जरूर है, हमने माना क्यों उसको? हमने मान के तो लिया कि हम अपने बच्चों को हिंदू है ये तो हिंदी पढ़ाएगा, मुसलमान कहेगा उर्दू पढ़ाएगा अपने बच्चों को। वाई क्यों? तो हिंदी और उर्दू किसी भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं। भाषा उसकी है जो उसका व्यवहार करता है। अगर मैं जापान से जाकर मैं जापानी बोलूंगा तो क्या वहां क्या होगा? फिर जर्मनी जाकर मैं जर्मन बोलूंगा तो उसमें वहां पर क्या होगा? और क्यों नहीं अंग्रेजी को ईसाइयों की भाषा बनाया गया था? खाली हिंदी उर्दू, क्योंकि हिंदी उर्दू से रोटियां सेक्सी है ना। यह एक सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। सांप्रदायिकता केवल बाहर ऐसे दंगे नहीं है, ये भाषिक सांप्रदायिकता भी है। और ये आपकी पार्टी जो काम कर रही है, आप लोग जो काम कर रहे हैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी है आपने, उसमें इसको भी शामिल कीजिए, भाषिक सांप्रदायिकता। यह खत्म होनी चाहिए, यह खत्म होनी चाहिए। और काहे के लिए है यार हिंदी उर्दू की क्या? हिंदी उर्दू के नाम पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा क्यों? आखिर ये उर्दू है क्या भाई? उर्दू, अरे बहुत सारे लोग कहते हैं अखबारों में लिखा हुआ मिलता है ना, उर्दू के शब्दों का प्रयोग हो रहे हैं। अरे उर्दू का कौन सा शब्द है? एक भी शब्द है उर्दू का, अपना एक भी शब्द। खुद उर्दू शब्द उर्दू का नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, टर्किश शब्द है उर्दू। इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ है फौज, फौजी छावनी।
अब ये नाम पड़ गया उर्दू भाषा। उर्दू में जो शब्द है वो या तो अरबी के हैं या फारसी के हैं या थोड़े बहुत तुर्की के शब्द हैं। तुलसीदास ने रामचंद्र मानस में जाने कितने ऐसे शब्दों को प्रयोग किए जो अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं। अच्छा, विस्तार चार गचधारी, ये गच क्या है? गच तुर्की है, तुलसीदास की पंक्ति। अब मान लीजिए कि उर्दू के शब्दों को निकाल दिया जाए, कैसे साथ निकाला जाए? कौन कौन सा शब्द निकालेंगे आप? कुर्सी को निकाल देंगे? कुर्सी तो अरबी भाषा का शब्द है, क्या करेंगे? निकाल कर देखिए कुर्सी को, निकाल कर देखे कोई कुर्सी को। चपरासी फारसी है? ये इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? और तो छोड़ दीजिए, ये नजर क्या है? नजर से कितने मुहावरे बने हैं। नजर पर चढ़ना, नजर से उतरना, नजर से गिरना, नजर नीचे करके चलना, नजर उठा कर देखना, नजर से नजर मिलाना, और यहाँ तक कि नजर से नजर लगना। अब नजर के लिए तो संस्कृत में समानार्थी शब्द है दृष्टि। अब किसी माँ से पूछिए कि वो अपने बच्चे के लिए कहेगी कि मेरी बच्चे को दृष्टि लग गई है, नजर लग गई है। और अंत में मैं एक बार पूछा मैंने विद्यार्थियों से, लोगों से, एक वाक्य में बोलता हूं, ये किस भाषा का है? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, ये किस भाषा का वाक्य है? ये हिंदी का वाक्य है या उर्दू का वाक्य? जो एक सभा में पूछा मैंने, तो हिंदी के सदस्यों ने कहा हिंदी का वाक्य है, उर्दू के सदस्यों ने कहा उर्दू का वाक्य। मैंने कहा आप दोनों गलत है। मैंने कहा ये दोनों भाषाओं का वाक्य बनाने के लिए इस वाक्य को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर ये इसको हिंदी का वाक्य बनाए तो कहेंगे आकाश में पक्षी उड्डयनरत है, तब ये हिंदी का वाक्य बनेगा। अब अगर कहेंगे फलक में परिंदा परवाज कर रहा है, तब ये उर्दू का वाक्य बनेगा। अरे यार, इनसे क्या लेना देना है? आसमान में चिड़िया उड़ रही है, उड़े तो। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जी, संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिन साहित्यकारों को हिंदी से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार साथियों, समाजवादी साथियों, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुनकर, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का
जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही, और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर, या कहें ऐसा, जो दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन को भी पता था कि कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ लाभ लें, तो कर्ण और दानवीर कर्ण और त्याग का इतना बड़ा उदाहरण कहीं मिलता है, जो महाभारत में हम कर्ण के माध्यम से सीखते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। लेकिन जैसा अभी कुछ देर पहले कुर्सी की बात हो रही थी, तो राजनीति में अपने विचारों को लेकर के, अपने कार्यक्रमों को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के अगर क्या करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी लोग तैयार रहेंगे। देखिए, कर्ण पे जब हम लोग पढ़ते हैं, मुझे याद है हमारे जितने भी साहित्यकार हैं, वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद हो, उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया, और बात बहुत छोटी आई है। मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है, या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिलेगा। मुझे जाना है दिल्ली, और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी जी के कार्यक्रम में शामिल होना है। वो नेता ऐसे रहे जिन्होंने विचारधाराओं को जोड़ा, विचारधाराओं के बीच में सेतु बन के रहे। जहां तक सवाल आपने पूछा है, बनारस ही नहीं, बनारस की आप बता रहे हो, सोचिए जान ले लेगी उसमें। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं आए दिन, और इसलिए मिल रही हैं क्योंकि जितना पुलिस विभाग है, वो पूरा का पूरा पुलिस विभाग साजिश और षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। कोई घटना अगर की है, मान लीजिए फेक इनकाउंटर किया है, तो फेक इनकाउंटर के तार जोड़ने के लिए आपको घंटों साथ बैठना पड़ेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 3 साढ़े 3 बजे फेक इनकाउंटर हो,
और 5, सवा 5 पे आपके पास प्रेस नोट चली आए और फिर तार मिलाए जाए, बैग कहां से आया, मोटरसाइकिल कहां से आई, नए कपड़े कैसे बैग में मिले। और मैं समझता हूं अभी भी व्यापारी संतुष्ट नहीं होगा। जब बारात में की हुई है, जो चीजें उसकी गई हैं, बारात में की पूरी नहीं हुई अभी तक। वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें तब भी करना चाहिए था जब किसी नेता ने ये कहा था ये इनको मारो जूते चार। तब ये साधु संत कहाँ थे? तब कहाँ थे ये साधु संत? इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और आजकल तो गूगल का जमाना है, आप मठाधीश का जरा एक्सप्रेशन देख लो उसमें गूगल भी, क्या गूगल के खिलाफ भी वो लोग जाएंगे कहीं और? क्या गूगल का भी धरना प्रदर्शन करके पुतला फूकेंगे आप? सर, मंगेश का परिवार आपसे कल मिला था, तो क्या उसकी आगे की कानूनी लड़ाई और या राजनीतिक स्तर पर लड़ाई आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे? कल पूरा परिवार मिला था और जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला। अखिलेश जी, आपने कहा रिकवरी नहीं हुई, डीजीपी दावा कर रहे हैं कि पूरी रिकवरी हो गई है, जो सोना बरामद किया है उन्होंने। पुलिस के डर से सब कह देंगे हाँ पूरी बरामदगी हो चुकी है। सीतापुर में विधायक की बात करते हैं, लेकिन खाली एक जाति को लेकर चल रहे हैं। दूसरों के मजारों में जाके वो अब हमें कह रहे हैं कि हम एनकाउंटर कराते थे। मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चलिए मुझे जाने दो। मैं आदरणीय सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप बात पीडीए की करते हैं, लेकिन एक जाति की सिर्फ बात कर रहे हैं। पिछड़ों के या मुसलमानों के जो इनकाउंटर हुए उस पर कोई सवाल नहीं। जितने भी इनकाउंटर हुए हैं समय समय पर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई है। सर, एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुतिन को सफाई दी गई है यूक्रेन दौरे की, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री की सफाई किसी दूसरे देश को दी जा रही है दौरे की। उस पर विदेश वाले में मत पूछो आप। पार्टी के संगठन के लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि 370 के बाद पहली बार चुनाव जम्मू कश्मीर हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और समाजवादी पार्टी इसलिए भी लड़ रही है क्योंकि अगर आप मानक देखेंगे, राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए छोटे स्टेट में जल्दी बन सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ भी हमारे ऊपर भी मानहानि का केस दर्ज होने जा रहा है। ये हमारे पत्रकार साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं और उन्होंने ये कहा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर इस तरह का जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप कल्पना करो और जिलों में क्या हो रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। केवल जमीनें नहीं, कई जगह इन्होंने तालाब कब्जा किए हैं, तालाब भी समाप्त कर दिए हैं। आपके लखनऊ शहर में कई तालाब खत्म कर दिए, वहां प्लॉटिंग हो रही है। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, आप दिल्ली जा रहे हैं, वो छूट के आए। वो हमारे इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता हैं, आज संभव नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैं एक बार फिर आदरणीय अब्दुल्ला जी का और वीरेन जी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के हिंदी को और आगे बढ़ाएंगे।